नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो हमारे पास हिंदी का सिलेबस दिया गया है, तो उसके टॉपिक वाइज यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। और वीडियो के लास्ट में हम उसके बारे में क्विज़ भी करेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। यदि किसी को मेरे नोट्स की PDF चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है व्यंजन। तो पिछले कल मैंने आपको स्वर के बारे में बताया था। तो सबसे पहले आपको हिंदी में वर्ण के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण को हम दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। तो पिछले कल हमने स्वर के बारे में पढ़ा था। स्वर किसे कहते हैं, जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें स्वर कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या हमारे पास 11 है। तो आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे व्यंजन कहा जाता है। सबसे पहले आपको स्वर के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपने स्वर वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। स्वर जो किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं या उनके उच्चारण किसी दूसरे वर्णों के बिना किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे स्वर कहा जाता है। और जो व्यंजन होते हैं ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे क। तो क के बारे में मैंने आपको पिछले कल भी बताया था, आज मैं फिर से बता देता हूं कि जो क है उसका उच्चारण क्या होगा, क जो हलंत होगा प्लस अ, तो उसको मिलाकर क्या बनता है, क बनता है। उसी तरह से यदि हम ख का उच्चारण करेंगे तो ख का उच्चारण कैसे होगा, तो ख का उच्चारण हमारे पास ख हलंत प्लस अ बराबर है ख। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे पास व्यंजन है उन वो सब किसकी सहायता से बोले जाते हैं, वे हमारे पास स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे हमारे पास ख के बाद हमारे पास खी हो जाएगा या खा हो जाएगा। तो खा किसकी सहायता से बोला जाएगा, ख हलंत प्लस आ, क्या हो जाएगा, खा। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो 12 खड़ी है, जैसे क का की कु को के कई को कौ कंक का, तो ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं, तो ये हमारे पास स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे ख मैंने आपको बताया कि ख के लिए ख हलंत प्लस अ ख बनता है, खा के लिए ख हलंत प्लस आ बनता है खा। यदि खी करना है तो ख हलंत प्लस ई इज इक्वल टू खी हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से इनका उच्चारण किया जाता है। जितने भी हमारे पास व्यंजन है ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं, तो ये हमारे पास स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जो हिंदी वर्णमाला है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की कितनी संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यंजनों की संख्या 33 है। तो कितनी संख्या है, 33 है। जो स्वर है वो कितने हैं, वो 11 हमारे पास स्वर है, जो मैंने आपको पिछले कल बता दिए हैं कि कौन कौन से हमारे पास 11 स्वर है। और जो व्यंजन है, स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। तो स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो वो 5 भागों में विभाजित किया जाता है। और जो स्पर्शी व्यंजन है इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या हमारे पास 25 होती है। कितनी संख्या इनकी होती है, तो इनकी संख्या 25 होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हमारे पास 25 होती है। जो स्पर्शी व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप इसको इस तरह से याद रखते हैं, क्वर्ग चवर्ग टवर्ग
त्वर्ग और पवर्ग, या क चौ टौ तो प, क चौ टौ तो प, जितने भी हमारे पास ये हमारे पास जो वर्ण है क चौ टौ तो प, ये आप इजीली याद रख सकते हैं। क चौ टौ तो प, क चौ टौ तो प, इनको जितने भी आगे हमारे पास 5 वर्ण आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्शी व्यंजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वर्ग, तो इसको क्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं क ख ग, यहाँ पे थोड़ी सी मिसटाइप हो गया है, घ आ जाएगा यहाँ पे, क ख ग घ ड, तो ये किससे, ये हमारे पास क वर्ग में आते हैं और यहाँ पर इनका उच्चारण स्थान भी साथ में दिया गया है। तो उच्चारण स्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। पिछले कल भी मैंने आपको जो स्वर है, स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में बताया था। अ और आ जो हमारे पास आते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है, तो उनका उच्चारण स्थान कंठ है। उसके बाद ई हम उसका उच्चारण स्थान क्या आता है, तालु आता है। और उसके बाद हमारे पास ऊ जो आता है तो उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और उसके बाद ऐ जो हमारे पास आता है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो उसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। और उसके बाद ओ और औ आता है तो उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो उसका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है या कंठ और ओठ है। तो ये मैंने आपको पिछले कल बता दिया है। उसी प्रकार से जो व्यंजन है, व्यंजनों के उच्चारण स्थान भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी हमारे पास क्वर्ग में आते हैं, जो भी हमारे पास क्वर्ग में जितने भी हमारे पास वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, इन सब का उच्चारण स्थान हमारे पास कंठ रहेगा। क्या रहेगा, कंठ रहेगा। ये आप इजीली याद कर सकते हैं। क्वर्ग हमारे पास कंठ आता है, उसके बाद जो च्वर्ग आता है वो तालु आता है। त्वर्ग हमारे पास मूर्धय, मूर्धय का मतलब होता है जीवा, जो हमारे पास जीव से जो साउंड उत्पन्न होता है। तो जो ट वर्ग में आते हैं, चाहे ट ठ ड ढ ड जितने भी हैं, ये किस में आते हैं, मूर्धा में आते हैं। उसके बाद जो त्वर्ग में आते हैं तो थ द ध न, तो ये दंत में आते हैं। और लास्ट में जो पवर्ग है प फ ब भ म, तो ये हमारे पास ओष्ठ यानी ओठों से इनका साउंड या इनका उच्चारण स्थान है। तो आप इस तरह से इनको इजीली याद रख सकते हैं, क्वर्ग, च्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास ये 5 वर्ग हैं, तो ये हमारे पास स्पर्शी व्यंजन है। तो स्पर्शी व्यंजन को आप इजीली याद रख सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। क्वर्ग क ख ग घ ड, तो ये किस में आते हैं, ये क्वर्ग में आते हैं। तो क्वर्ग में कौन कौन से 5 वर्ण आते हैं और ये पांचों का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो पांचों का उच्चारण स्थान कंठ होगा। उसके बाद च्वर्ग आता है, चौ छ जौ झ ज्या, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। उसके बाद त्वर्ग ट ठ ड ढ न, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा या जीवा होगा। उसके बाद हमारे पास आता है त्वर्ग त थ द ध न, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, उसका उच्चारण स्थान दंत होगा। लास्ट में आएगा पवर्ग प फ ब भ म, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। तो इसको आप एक सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था। सबसे पहले आपके पास गला आएगा, गले के बाद आपके पास यहाँ पर जो तालु आएगा, तालु के बाद यहाँ पर जीवा आएगी, जीवा के बाद यहाँ पर आपके पास दंत आएंगे, दंत के बाद आपके पास यहाँ पर ओष्ठ यानी ओठ आएंगे। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, 1 2 3 4 5। यदि आपको ये वाला जो सिस्टम है वो पूरी तरह से यदि याद हो जाता है, तो आप जो जितने भी व्यंजन है इनका उच्चारण स्थान इजीली याद रख सकते हैं। जो हमारे पास 1 नंबर है, 1 नंबर में क्वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, कितने 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ ढ, तो वो पांचों का उच्चारण स्थान हमारे पास क्या होगा, कंठ होगा। उसके बाद हमारे पास जो 2 नंबर है, 2 नंबर पे हमारे पास च्वर्ग आएगा, चौ छ जौ झ ज्या, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। उसके बाद नंबर 3 आएगा, तो नंबर 3 में हमारे पास क्या आएगा, ट ठ ड ढ ड, तो इसका उच्चारण स्थान क्या आएगा, मूर्धा या जीवा आएगी। उसके बाद जो 4 नंबर है, तो 4 नंबर पे हमारे पास त्वर्ग आता है, जिसमें त थ द ध
न आता है तो इनका उच्चारण स्थान दंत होगा। और लास्ट में जो 5 नंबर है यहाँ पर पवर्ग आएगा, प फ ब भ म, तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को ईजिली याद रख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है। इसको याद रखने के लिए आपको ये वाला जो ट्रिक है, ये वाला मैप है, ये एकदम से आपके माइंड में होना चाहिए। जब तक आप इसको इस तरह से याद नहीं करेंगे, देखो पढ़ने के, अंडरस्टैंड करने के कई तरीके होते हैं, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जो एक कॉमन इमेज होती है जिसके थ्रू आप इजीली इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। यदि आप इनको अलग अलग से याद करने पे आए तो आप इन चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको क च ट त प के बारे में पता होना चाहिए, क्वर्ग, च्वर्ग, त्वर्ग, त्वर्ग और पुवर्ग। तो क च ट त प के बारे में पता होना चाहिए कि ये 5 वर्ग है, कौन कौन से, क च ट त प। और उसके बाद इनके जो उच्चारण स्थान है वो आपको ये वाला डायग्राम बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि सबसे पहले कंठ आता है, फिर तालु आता है, फिर मूर्धा आता है, फिर दंत आता है, फिर ओष्ठ आता है। तो यहाँ से कोई भी यदि क्वेश्चन बनता है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजीली आप याद कर सकते हैं। और जो स्पर्शी व्यंजन है ये कितने हैं, तो ये हमारे पास 25 है। कितने हैं, 25 हमारे पास स्पर्शी व्यंजन है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो टोटल हमारे पास व्यंजन है वो कितने हैं, वो हमारे पास 33 व्यंजन है। और जो हमारे पास वर्णमाला है हिंदी की, उसमें हमारे पास स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी है, उसमें स्वर और व्यंजनों की संख्या हमारे पास 44 है। कितनी है, 44 है। लेकिन यदि पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो उसका आंसर हो जाएगा 52। कितने हैं, 52 वर्ण है। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि सबसे कम हमारे पास जो स्वर है उनकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या 11 है। उसके बाद जो व्यंजन है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। 33 में से जो स्पर्शी व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है, वो 25 है। और जो हमारे पास स्वर और व्यंजन है उसकी संख्या कितनी है वर्णमाला में, 44 है। और जो हमारे पास हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में जो कुल हमारे पास वर्ण है उनकी संख्या कितनी है, 52 है। तो ये यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यदि किसी को अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं अंतस्य व्यंजन। अंतस्य व्यंजन का मतलब क्या होता है, जिनके लिए हम वायु जो ध्वनि होती है वो बाहर निकलती है, लेकिन जो सांस है उसको हम अंदर की ओर लेते हैं। जैसे य, र, ल, व। तो इसमें जो हमारे पास जो वायु होती है या जो हम सांस लेते हैं वो अंदर की ओर लेते हैं, तो इसलिए इसको अंतस्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्य व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या हमारे पास 4 है। कितनी संख्या है, तो इसकी संख्या हमारे पास 4 है। अंतस्य व्यंजन ये आपको याद रखना है, जिनका उच्चारण करते समय हम क्या करते हैं, जो वायु होती है या जो सांस होती है उसको हम अंदर की ओर लेते हैं। जैसे य हो गया, तो जब हम य का उच्चारण करेंगे तो जो हमारे पास जो सांस होती है, जो वायु होती है, उसको हम अंदर की ओर लेते हैं। य, र, ल और व। उसके बाद है हमारे पास ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब क्या है कि जिसके उच्चारण करते समय जो हमारी स्वर तंत्रिका होती है, तो उस समय हमारे पास जोर से जब हम बाहर को उसका उच्चारण करते हैं तो गर्म हवा बाहर की ओर निकलती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो जो ऊष्म व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या भी हमारे पास 4 है। श, श, स, ह। तो इनके उच्चारण जब हम लाउडली इनका उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो वायु निकलती है, जो सांस हम बाहर की ओर निकालते हैं, वो क्या होती है, ऊष्म यानी गर्म होती है। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ये हमारे पास कितने हो गए थे, जो हमारे पास स्पर्शी व्यंजन थे वो कितने हैं, वो हमारे पास 25 हैं। और 25 में आप 8 को और ऐड कर लीजिए, 4 अंतस्य व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। तो ये कितने हो गए, ये हमारे पास 33, टोटल कितने हो गए, 33 व्यंजन हो गए। तो ये आपका क्लियर हो गया कि व्यंजन कितने हैं। तो व्यंजन हमारे पास 33 व्यंजन है।
व्यंजनों को हम आगे 3 भागों में बांटते हैं। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है, जिसमें क च ट त प, जिसमें हमारे पास क्वर्ग, च्वर्ग, टवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 5 एक वर्ग में आते हैं, तो इनकी संख्या 25 हो जाएगी। और अंतस्य व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में 4 4 संख्या हो गई, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो 25 और 8 हमारे पास हो जाते हैं 33। तो ये हमारे पास जो व्यंजन है वो क्लियर हो गया। उसके बाद है हमारे पास संयुक्त व्यंजन, जो वर्ण 2 वर्णों के मेल से बना हुआ होता है, उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। देखो, जो वर्ण 2 वर्णों के मेल से बना होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हमारे पास संयुक्त व्यंजन कहा जाता है या संयुक्त वर्ण कहा जाता है। इसको संयुक्त व्यंजन भी बोल सकते हैं या संयुक्त वर्ण, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संयुक्त वर्ण है उनकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या भी हमारे पास 4 है। तो उसकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या भी हमारे पास 4 है। जैसे क्ष, क हलंत प्लस श, तो ये क्या बन जाता है? क्ष बन जाता है। उसी तरह से जो त्र है, त हलंत प्लस र, तो इससे क्या बनता है? त्र बन जाता है। ज्ञ, ज प्लस ज्ञ, तो क्या बन जाता है? ज्ञ। क्या बन जाता है? ज्ञ। जो हमारे पास यहाँ पर हलंत हो जाता है, जैसे जो हलंत हो गया प्लस ज्ञ आ गया, तो क्या बन गया? ज्ञ बन गया। और यहाँ पर बन गया श्रौ, तो शौ यहाँ पर शलगम वाला शौ आएगा, वो हलंत हो जाएगा, और उसके साथ रौ आएगा, तो ये क्या बन गया? तो ये हमारे पास श्रौ बन गया। तो ये भी आपके पास बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इनका जो हमारे पास संयुक्त व्यंजन है या हमारे पास जो संयुक्त वर्ण है, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या हमारे पास 4 है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्रौ। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि इनके जो हमारे पास ये किन किन वर्णों को मिलाकर बनते हैं। 2 वर्णों के मेल से जो बनता है उनको क्या कहा जाता है? संयुक्त वर्ण कहा जाता है। कंपन के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं। यहाँ पर जो कंपन है, कंपन के आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, घोष व अघोष। क्या है? घोष की जगह कई जगह सघोष भी लिखा हुआ मिलता है, तो वहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। घोष व अघोष। और घोष का मतलब क्या होता है? घोष का अर्थ होता है गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में गूंज उत्पन्न होती है उसे घोष वर्ण कहते हैं। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि घोष वर्ण वहाँ पर आपको छांटने के लिए दिया होता है कि इनमें से कौन सा वर्ण घोष है या अघोष है या सघोष है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं में गूंज उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे घोष वर्ण कहते हैं। जैसे क्वर्ग, च्वर्ग, टवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवां जो हमारे पास वर्ण है तथा सभी वर्ण और य, र, ल, व, ह घोष वर्ण कहलाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वर्ग, च्वर्ग, टवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवां कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा। यहाँ से तीसरा जैसे क्वर्ग में ग, घ, ड, च्वर्ग में ज, झ, ज्या, टवर्ग में ड, ढ, ना, त्वर्ग में द, ध, ना, पवर्ग में ब, भ, म। तो ये किस में आते हैं? तो ये हमारे पास यहाँ पर जो घोष है ये घोष में आते हैं। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन कौन से, जिसमें हमारे पास क्वर्ग, च्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग और टवर्ग जो आता है, इसके तीसरे, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है और सभी स्वर और य, र, ल, व, ह ये क्या कौन से वर्ण कहलाते हैं? तो ये हमारे पास घोष वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद है अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण को आप बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जिसमें हमारे पास जो स्वर तंत्रिका है उसकी जो गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अघोष कहा जाता है। जैसे क, क्वर्ग, च्वर्ग, टवर्ग, त्वर्ग, पवर्ग ये पांचों वर्गों में पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क, ख, च, छ, ज, झ,
तो इस तरह से जितने भी पहला और दूसरा जो वर्ण होता है और श, श, स अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो ये भी आपके पास क्लियर हो जाना चाहिए। सघोष या अघोष वर्णों में, घोष वर्णों में कौन कौन से आते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा आता है। घोष वर्णों में कौन कौन सा आता है? पहला और दूसरा वर्ण आता है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद श्वास वायु के आधार पर वर्णों के दो भागों में विभाजित करते हैं। जो श्वास वायु है, श्वास वायु के आधार पर वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? दो भागों में विभाजित किया जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये भी हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है। अल्प प्राण और महाप्राण से क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्प प्राण क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे क्या कहा जाता है? उसे अल्प प्राण कहा जाता है। जैसे क्वर्ग, च्वर्ग, त्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये पांचों वर्ग आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, क्योंकि यदि आपने स्वर और व्यंजन का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करना है तो उसके लिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि क्वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, च्वर्ग में कौन से आते हैं, त्वर्ग में कौन से आते हैं, त्वर्ग में कौन से आते हैं, पवर्ग में कौन से आते हैं। अल्प प्राण क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय हवा की मात्रा बाहर कम निकलती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हमारे पास यहाँ पर अल्प प्राण कहा जाता है। उसमें हमारे पास क्वर्ग, च्वर्ग, त्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा व पांचवा। तो पहले तो इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। पहला, तीसरा और पांचवा कौन कौन सा है? जैसे क्वर्ग में आता है ख, ग और ड। कौन कौन से आता है? क, ग और ड। तो ये सब किस में आते हैं? तो ये क्वर्ग में आते हैं। च्वर्ग में कौन सा आता है? च, ज और ज्या। तो ये कौन कौन से? पहला, तीसरा और पांचवा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है, तो इन पहले, तीसरा, पांचवा वर्ण कौन सा आ गया हमारे पास? वो हमारे पास अल्प प्राण आ गया। क्योंकि इसको उच्चारण करते समय आप खुद भी महसूस करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण में। अल्प प्राण में जो वायु होती है वो कम निकलती है, जैसे क, ख। जब हम ख का उच्चारण करते हैं तो ख के उच्चारण करते समय जो वायु है वो अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, तो ये महाप्राण हो गया। उसके बाद ग, तो ग का जब उच्चारण करते हैं तो इसके उच्चारण करते समय जो वायु है वो बाहर की तरफ कम निकलती है, इसलिए ये अल्प प्राण हो गया। और जब हम घ का उच्चारण करते हैं तो घ का साउंड जब बाहर की तरफ निकलता है तो उसके साथ वायु भी अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, तो वो महाप्राण हो गया। और ड, तो जब हम ड का उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करते समय हमारी जो वायु है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है, तो इसलिए ये हमारे पास अल्प प्राण हो गया। तो ये यहाँ पर आपके पास बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण को आप कैसे याद कर सकते हैं? जैसे क का उच्चारण करेंगे तो क का उच्चारण करते ही आपकी जो वायु है वो कम मात्रा में बाहर निकलेगी, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको अल्प प्राण कहा जाएगा। ख का जैसे ही आप उच्चारण खुद भी करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो वायु है वो अधिक बाहर निकल रही है, तो वो क्या हो जाएगा? वो महाप्राण हो जाएगा। तो इस तरह से पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है उसको क्या कहा जाता है? उसको हमारे पास अल्प प्राण कहा जाता है। और महाप्राण में क्या आता है? दूसरा और चौथा वर्ण। कौन कौन सा? दूसरा और जो चौथा वर्ण आता है उसको क्या कहा जाता है? उसको महाप्राण कहा जाता है। स्वर जो है, जो स्वर किस में आते हैं? तो स्वर भी हमारे पास अल्प प्राण में आते हैं। जैसे हम अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो इसके जब हम उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय जो वायु है बाहर की तरफ वो कम मात्रा में निकलती है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? स्वरों को भी हमारे पास अल्प प्राण में लिया जाता है। तो यहाँ से जो हमारे पास स्वर और व्यंजन है वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आपके, जिसमें मैंने आपको स्पर्शी व्यंजन के बारे में बताया था, उसके बाद अंतस्य व्यंजन के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने आपको ऊष्म व्यंजन के बारे में बताया। तो ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैंने आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। उसके बाद मैंने आपको घोष और अघोष के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने
महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में आपको बताया है। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी या टेलीग्राम चैनल में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारे पास अब क्विज है, क्विज को कर लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है A 33, B 52, C 57, D 44। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 52। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कितनी संख्या है। तो इनकी संख्या हमारे पास 52 है। तो 52 में हमारे पास कौन कौन से थे? 11 हमारे पास स्वर हैं। कितने हैं? 11 स्वर हैं, प्लस एक अनुस्वर, प्लस एक विसर्ग, जो मैंने पिछले कल अंग और आह के बारे में आपको बता दिया है, प्लस 25 हमारे पास क्या हो गए? स्पर्शी व्यंजन हो गए, प्लस 4 अंतस्य, प्लस 4 ऊष्म व्यंजन हो गए, और ऊष्म व्यंजन के बाद हमारे पास 4 संयुक्त वर्ण हो गए, प्लस 2 द्विगु व्यंजन हो गए। तो ये टोटल हमारे पास कितने हो गए? ये हमारे पास 52 हो गए। कितने हो गए? 52 हो गए। जबकि जो हमारे पास, यदि हम हिंदी वर्णमाला में पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो उसका आंसर 44 होगा, जिसमें हमारे पास 11 व्यंजन 11 स्वर और 33 व्यंजन आते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास जो अलग से इसमें ऐड होते हैं वो कौन कौन सा होता है? वो ऊष्म व्यंजन होता है, 4 हो गए, संयुक्त व्यंजन 4 हो गए, और अंतस्य व्यंजन 4 हो गए, और उसके बाद द्विगु व्यंजन 2 हो गए, और उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग भी 2 हो गए। तो ये टोटल कुल कितने हो गए? 52 हो गए। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये मैंने आपको अभी तक बताया है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हमारे पास 52 है, जिसमें व्यंजनों की संख्या हमारे पास 33 है, उसमें स्वर और व्यंजनों की संख्या 44 है, और वर्णों की स्वर की संख्या हमारे पास 11 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। हमारा अगला क्वेश्चन है व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33। तो कितनी संख्या है? 33 है, जिसमें हमारे पास 33 में से 25 कितने हैं? जो 25 स्पर्शी व्यंजन है, प्लस 4 अंतस्य व्यंजन है, और 4 हमारे पास ऊष्म व्यंजन है। तो ये टोटल कितने हो गए? ये हमारे पास 33 हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण निम्नलिखित में से अघोष वर्ण नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा वर्ण अघोष नहीं है? ए क ख, बी ब भ, सी ग घ, डी सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क और ख। जो क और ख है ये क्या है? ये अघोष वर्ण है। पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण जो हमारे पास है वो किस प्रकार का है? वो हमारे पास अघोष वर्ण है, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा जो हमारे पास वर्ण है वो कैसा है? वो हमारे पास घोष वर्ण है। जैसे ग घ ड, तो ये क्या हो गए? तो ये हमारे पास घोष वर्ण हो गए। जैसे प फ ब भ म, जैसे प और फ क्या हो गए? प और फ हमारे पास क्या हो गया? वो अघोष वर्ण हो गया, जबकि ब भ म ये हमारे पास क्या हो गया? ये अघोष वर्ण हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण नहीं है, कि कौन सा वर्ण अघोष नहीं है? ए क ख, बी च छ, सी प स, डी ध द। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है तो ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास अघोष वर्ण नहीं है। ये क्या है? ये घोष वर्ण या सघोष वर्ण है।
क्यों? क्योंकि इसका जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो किस में आता है? तो वो हमारे पास घोष वर्ण में आता है, जबकि क ख किस में है? ये पहला और दूसरा वर्ण है, इसलिए ये क्या है? अघोष वर्ण है। चौ छ ये भी पहला और दूसरा वर्ण है, तो ये क्या है? ये भी हमारे पास अघोष है। और प हमारे पास पहला वर्ण है, और सौ किस में आता है? सौ भी हमारे पास अघोष वर्ण में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण नहीं है? ए क ग, बी ख ध, सी प ब, डी अ आ। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, ख और ध। जो ख और ध है, दूसरा और चौथा जो वर्ण है, ये किस में आते हैं? ये हमारे पास महाप्राण में आते हैं। किस में आते हैं? ये महाप्राण में आते हैं। जबकि हमारे पास पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण है वो किस में आते हैं? वो हमारे पास अल्प प्राण ध्वनि में आते हैं। इसमें ओ आ भी आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। जो स्वर है, तो स्वर किस में आते हैं? तो ये हमारे पास अल्प प्राण ध्वनि में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनि है ए इ ई, बी चौ जौ, सी प ब, डी श श। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, श और पेट कटा श। जो हमारे पास ई और ई है, ये दोनों किस में आते हैं? स्वर है। तो स्वर किस में आते हैं? तो स्वर हमारे पास अल्प प्राण में आते हैं। किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और चौ और जौ, ये पहला जो हमारे पास उच्चारण, जो चौ है ये पहला है, और जौ हमारे पास तीसरा उच्चारण हो गया। और उसी तरह से प हमारे पास पहला उच्चारण हो गया, और जो ब है ये तीसरा उच्चारण हो गया। तो पहला, तीसरा और पांचवा जो उच्चारण है ये अल्प प्राण में आते हैं। दूसरा और चौथा किस में आते हैं? दूसरा और चौथा हमारे पास महाप्राण ध्वनि में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर होते हैं ए अल्प प्राण, बी महाप्राण, सी अघोष, डी अल्प प्राण और घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्प प्राण और घोष। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो गलती क्या कर देते हैं? वो जल्दी से यहाँ पर अल्प प्राण देखते हैं और ए राइट आंसर उसका कर देते हैं। लेकिन जो डी हमारे पास ऑप्शन है, वहाँ पर हमारे पास अल्प प्राण और घोष दोनों दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमने आज स्वर और व्यंजन के बारे में डिटेल से डिस्कशन की। यदि किसी को अभी भी कहीं पर कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।